है। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों, नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके नीट यूजी 2025 के प्रारंभ 2.0 बैच में। केमिस्ट्री की क्लास पार्ट 1 सुबह चल रही 10:30 बजे। केमिस्ट्री पार्ट 2 ये है हमारे पास रात के 8 बजे। और मैं मानता हूं कि सर सुबह भी क्लास होती है, दोपहर में क्लास होती है, शाम को क्लास होती है, फिर रात में क्लास हो जाएगी, फिर 2 क्लास और बढ़ जाएगी अभी कुछ दिनों में ही। तो सर कैसे करेंगे। प्यारे बच्चे एक बात सोच के देखो, जो बच्चे रैंकर्स होते हैं, जो बच्चे रैंक लेकर आते हैं, वो कम से कम टाइम के शौकीन नहीं होते। वो 6 से 7 घंटा खींचते हैं। अब कहोगे सर 6 से 7 घंटा कैसे पढ़ेंगे। एक बात सोच के देखो, जब आप 11वीं 12वीं क्लास में थे या भी हो, तो स्कूल भी जाते होगे या स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के बाद फिर आप पढ़ाई करते थे। एक बार दम खींच के लगा दो, एक बार में ही अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, मजा ही आ जाएगा। और इस बार जो 2026 में नीट जो होगा, वो 2025 के डरावने फिजिक्स की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि सबकी ही लुटिया डुबा दी थी फिजिक्स जब आए थे। और देखा तो अरे बाप रे क्या निकल कर आया। और दूसरी बात, जो बच्चे पहली बार नीट में एंटर कर रहे हैं, तो उनको नीट की पूरी आत्मा शरीर सब कुछ निचोड़ कर रखना पड़ेगा, तब जाकर नीट क्रैक होने की बात आएगी। तो कभी भी टाइम का एक्सक्यूज मत देना कि सर आज हम 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। ठीक है, पढ़े हैं, अच्छी बात है। रोज क्वेश्चन लगाइए डीपीपी के। अगर आपको रोज कितने मिलते हैं, 20 केमिस्ट्री में मिलते हैं, 10-10 करके हिसाब से, 10 फिजिक्स में मिल रहे हैं, 10 बायो में मिल रहे हैं। कुछ दिन बाद केमिस्ट्री में 20, बायोलॉजी में 20, और आपका फिजिक्स में 20। ठीक है, ओके। चलिए, तो डीपीपी में मुझे बताइए, जो आपका डीपीपी थर्ड था, ठीक है, वो मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस उसमें आपने पूरे कंप्लीट किए। जी, हाँ जी, सेल्फ ही पढ़ेंगे। डीपीपी नहीं मिलती टाइम पर, मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी टाइम से। कल ही मैंने टीम को पूरा का पूरा बुलाकर बोला है कि इतने अपने टाइम पर डीपीपी लगातार जानी चाहिए बच्चों के पास। एक बात ऐसे देख लो, मेरी रात में क्लास होती है, अगर सुबह मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह लगा लो उसको, फिर उसके बाद क्लास ले लो। ठीक है, इट्स ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लो जी, मैंने आपको क्या कराया था, मोलरता कराया था। तो मोलरता में आज हम ये देखेंगे कि आपके कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एक मोलरता का जो फंक्शन है वो उसको मैं प्रायोगिक करवाऊंगा। अब मैं मोलरता के आगे अगले पॉइंट पर आ रहा हूं। यदि किसी विलयन की, अगर किसी विलयन की परसेंटेज दे रखी है, प्रतिशत, भार प्रतिशत दे रखा है, यदि किसी विलयन का प्रतिशत दिया जाए, प्रतिशत कौन सा, भार प्रतिशत दिया जाए, और उसका घनत्व दिया जाए यानी कि डेंसिटी दी जाए, तो हम मोलरता को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। गलत घनत्व दिया जाए तो हम मोलरता को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और कल का पार्ट किस किस बच्चे ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। जी, अम्बरीश बताओ कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे तो बताओ। यदि विलयन का प्रतिशत व घनत्व दिया जाए तो क्या होगा भैया। मोलरता अगर निकालनी है, मोलरता बराबर कैसे निकालेंगे। कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक, ओके। तो मोलरता निकालने के लिए हमें जो प्रतिशत दिया हो वो रखना है, जो घनत्व दिया हो गुणा 10, यानी कि प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे एम ए, यानी कि अणु भार। एम ए यानी कि अणु भार, ये वाली बात ध्यान रखनी है। 700 बट्टे 53 जो किए थे आप,
700/53। नहीं, कैलकुलेशन तो मैंने बच्चों की लिखी है, कैलकुलेशन पे कभी भी उस चीज के लिए मत रखो, आप टॉपिक्स देखो, कैलकुलेशन जो रखते हैं वो बच्चों की मैं कैलकुलेशन रखता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई दो वाली बात ही नहीं। 700/53 जो आपका आंसर आ रहा है वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन का कोई जोर नहीं है बेटा। लो, तो ये हो गई आपकी कौन सी मोलरता निकल गई। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या हमारे पास, क्या हम किसी तरीके का ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोलरिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर हम और कोई क्वेश्चन करके देखें। जी बिल्कुल करके देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 40% वाला। जी, 40% NaOH के जलीय विलयन की घनत्व 0.5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 0.5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, इतना ही होता है। विलियन की मोलरता पूछ रहा है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सटीक तरीके से तो क्लियर क्लियर हो जाएगा, क्लियर क्लियर ऐसा हो जाएगा। जी, ओके, एक सेकंड। डाउट ग्रुप, नहीं, डाउट ग्रुप 9 बजे वाला ओपन होगा। एक सेकंड, किसी टीचर ने कुछ देखने के लिए कर दिया होगा। डाउट ग्रुप जो होगा वो 9 बजे ओपन होगा, तो मैं उसको अभी बंद कर दिया हूं। ठीक है, ये 9 बजे मैं खुद ही इसको ओपन करूंगा, 9 बजे खुद ही ओपन करूंगा। ठीक है मोहम्मद कासिफ। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अगर मैं मोलरता निकालूं डायरेक्ट, मोलरता, तो यहां से निकालने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले NaOH का अणु भार देख लो। NaOH का अणु भार कितना होगा, 23, 16, 1 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो प्रतिशत कितना है, 40। घनत्व कितना दे रखा है, 0.5 गुणा 10, और अणु भार कितना होता है, 40। काट लोगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। 0.5 में 10 की गुणा करेंगे तो 5 मोलर इसका आंसर आ गया। 5 मोलर इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा। हमें दो चीज ध्यान से देखनी है, एक तो ये वाला कि जो परसेंटेज दे रखा है, और एक वाला जो डेंसिटी आपको दे रखी है। अगर ये है तो सीधी सीधी क्लियर यहां तक की कहानी हो जाएगी। ओके, ओके जी सरकार। चलो एक बार फटाफट कल का रिवीजन बता दो, एक बार फटाफट कल के सारे पॉइंट्स बता दो। देखो जी, एक पॉइंट मैंने बताया था मोलरता का, जब आपके पास एक विलियन से आपको दूसरा विलियन बनाना है तो आपको कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये वाला बताया था, जिसमें मैंने सूत्र बताया था M1V1 बराबर M2V2। एक ये था मोलरता समीकरण। फिर मैंने बोला था कि अगर एक विलियन को दूसरे विलियन के साथ मिलाया जाए, एक विलियन को दूसरे विलियन के साथ मिलाया जाए और ये दोनों विलियन ही सेम यौगिक के हैं, तो जो परिणामी होता है उसके लिए मैंने फिर एक आपको कल सूत्र बताया था, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, इज इक्वल टू MV। ये दोनों मैंने बताए थे। ठीक, एक ये वाला, एक ये वाला, इसको हम क्या कहते थे, मोलरता समीकरण कहते थे, मोलरता समीकरण कहते थे। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको परिणामी मोलरता कहते हैं। एम वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, परिणामी मोलरता, परिणामी मोलरता। ध्यान रहे, यौगिकों के सूत्र एक जैसे होने चाहिए, यौगिकों के सूत्र एक जैसे होने चाहिए। कृष्ण मौर्य सर, CUT में 37 सही है केमिस्ट्री में। अच्छा, 50 में 37 सही है, ठीक है, बढ़िया स्कोर बनेगा फिर तो। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। चलो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं मोलरता का, जरा चेक करें। 2 मोलर HNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम नाइट्रिक अम्ल का घोल उपयोग में लाएंगे, कितने ग्राम का नाइट्रिक अम्ल जरूरत पड़ेगा। सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है। ओहो हो, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है जी। प्रशांत कल तो करवाया था ये वाला क्वेश्चन। 2 मोलर HNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे। सांद्रित अम्ल
70% HNO3 का है, 70% का है, यानी कि बाद में इसका 70% हमें निकालना पड़ेगा और फिर हमें यहां पर ग्राम पता चलेगा। सबसे पहले एक सिंपल सा काम करो, मुझे बताओ इसमें कहीं परसेंटेज दे रखा है? ये परसेंटेज दे रखा है, लेकिन परसेंटेज ये बाद में है, यानी कि 70% का HNO3 प्योर है। यहां पर घनत्व वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ये दे रखा है एक तो मोलरता, यानी कि 2.0 m, यानी मोलरता दे रखा है। HNO3 दे रखा है, तो HNO3 का मैं क्या निकाल सकता हूं? अणु भार निकाल सकता हूं। कितना होगा? 1, 14, 48, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये मुझे आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना? 250 ml दे रखा है। तो मैं कितना लेकर आऊं, कितना ग्राम? तो पहले मैं इसका पूरा का पूरा ग्राम लेकर आता हूं, WA। इस पूरे विलयन को बनाने में कितना ग्राम लगा है? जो भी किसी बच्चे के कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, DPP का मैं पूरा का पूरा एक साथ वो क्वेश्चन का पूरा आंसर करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है सरकार, परेशान मत होना उसके लिए। जो भी आपकी DPP होगी उसके जो हार्ड क्वेश्चन है, जो बढ़िया वाले क्वेश्चन है, सबको उठा लूंगा। वो दिखाना, अपनी DPP प्रिंट करवा के अपने पास रखना, ये डायरेक्ट ऐसे लिख कर रख लेना और मैच कर लेना। आप उसके लिए परेशान मत होना कि आपके 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 1 क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो परेशान मत हो, शुरुआत में ऐसा ही होता है। चलिए अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं। तो मोलरता सबको पता है, मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता इज इक्वल टू WA गुणा 1000 अपॉन MA गुणा आयतन। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भार, हमें निकालना है भार। अच्छा, तो मोलरता कितना दे रखा है? 2 मोलर, तो 2 हो जाएगा। यहां पर मैं WA निकालूंगा, WA निकालूंगा, फिर मैं रखूंगा 1000। इसका फिर HNO3 का अणु भार कितना होगा? 63 होगा। और आयतन कितना है? 250 है। तो उसको जितना काट सको उतना काट लो। ठीक है, काटेंगे भैया। तो पहले हम भार निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे? भार निकालेंगे। ठीक, चलिए 250 से इसको काटे हैं कितनी बार? 4 बार काटे हैं। फिर 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार काटेंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 1 कम 2.5। तो मेरे WA कितना हो जाएगा? WA हो जाएगा 31.5। WA कितना आ जाएगा? 31.5 निकलकर यहां पर ही आएगा, इतना ही आया। लेकिन ये कह रहा है 31.5 का 70%। ये कह रहा है सांद्रित अम्ल इतना नहीं है, ये इसका 70% है। अच्छा, तो मैं इसका 70% निकालूंगा। तो ऐसा क्या इसका 31.5 का 70% कितना होगा? मान लिया X होगा, मुझे क्या पता। तो मैं रखूंगा 31.5 का 70% कितना हो जाएगा? इसका क्या निकालना है? 70% वैरायटी निकालनी है इसकी, 70% किसका? 31.5 के लिए, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट आ रहा होगा। यानी कि 31.5 जो है वो किसी का 70% आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 70% आ रहा होगा। तो X गुणा 70%, 70%। तो अगर, हाँ ये, अगर किसी का 70% कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 31.5 आ रहा है। ये तो सांद्रित अयस्क 70% है, तो यानी कि अगर किसी का 70% 31.5 आया है, तो X का मान कितने ग्राम निकल कर आएगा? तो 31.5 गुणा 100/70। देखो X का मान निकालना है। अगर किसी भार का 70% आपका 31.5 निकल कर आया है, तो आपका कुल X कितना निकल कर आएगा, यानी कि कुल भार कितना निकल कर आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। 0 से 0 कट गई है, अब 7 से काट कर देख लो। तो 31.5 गुणा 7, 1 कम 7 और 7 चौक 28। तो 31.5 में 1.4 की गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। देखो इसका 70% HNO3,
यानी कि अगर किसी का 70% कितना निकल कर आया, 31.5%, 31.5 निकल कर आया, तो उस x का मान कितना आएगा? तो आप यहां पर देखोगे तो 31 का 1.5 गुना, तो 31 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? कम से कम 15 प्लस के आसपास, तो यानी कि 45 ग्राम के आसपास निकल कर आएगा। तो 45 ग्राम के आसपास निकल कर आएगा, यानी कि पूरा कितना निकल कर आएगा? 45 ग्राम। और 70% कितना था? 31.5। तो आप कैसे निकालते हैं? किसी का कुल भार का 70% 31.5 है, तो x का वैल्यू 45 के आसपास ये निकल कर आ रहा है। डी। अगर ये ना लिखता, ये वाली लाइन नहीं होती, तो आंसर यही होता। ठीक है बॉस? ओके जी सरकार। चलिए जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बात आती है किस पर? बात आती है हमारे इस वाले क्वेश्चन पर। जी, ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, एक बार फिर से करके दिखाना जरा, इसका आंसर क्या होगा? अगर ये वाला क्वेश्चन कल किया था तो एक बार फिर से करके दिखाओ। 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH का विलयन 3 लीटर 0.5 मोलर NaOH विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन की मोलरता। एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी, बताना जरा इसका आंसर एक बार में। ये मैंने कल भी कराया था। देखो प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी आप बायो की तो कंपलसरी ले लो, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एनसीईआरटी लेने से कोई फायदा नहीं है। उसमें इतने क्वेश्चन ही नहीं है जो प्रैक्टिस कर सकें, तो वो क्वेश्चन आपको डीपीपी में दे रहे हैं। और जो मैं नोट्स ले रहा हूं, आप खुद समझ के चलना, मैं कोई 1-2 साल के पढ़ाने वाला नीट का टीचर नहीं हूं। मैं कम से कम 10-9 साल से पढ़ा रहा हूं, जिसमें से 3 बैच ऑफलाइन मैंने निकाले हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट मैंने बोले हैं, वो पॉडकास्ट उनसे मैं करवाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, और वो जो इस बार निकले हैं सबका इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। पहले मैं डॉक्टर्स के कराता था, अब जो एमबीबीएस क्वालिफाइड हैं वो वाले। तो 2017 में 2016 में खूब नीट पढ़ाया है, परेशान मत होना। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो कब का कवर हो जाएगा, कब का? 30-40% से कवर हो जाएगा मेरे नोट्स में से। आप उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। तो देखो, ये कल वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको दोबारा से लेकर आया क्योंकि आपको कुछ एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो, 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH, एक यानी कि एक इसमें क्या दे दिया है? NaOH दे दिया है। ये कितना है? 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर है, NaOH है, और कितना मोलर है? 1 मोलर है। इसको किसके साथ मिला रहे हैं? और जब भी मिला रहे हो तो परिणामी आएगा। इसको मिला रहे हो 0.5 मोलर के साथ मिला रहे हो। कास्टिक सोडा सेम फॉर्मूला है, कितना लीटर है? 3 लीटर है। तो जब आप इसको देखोगे ना, तो लीटर तो परिणामी प्लस ही होगा, लीटर जो होगा इसका तो कितना होगा? 5.5 लीटर हो जाएगा, 5.5 लीटर हो जाएगा, बनेगा ये कास्टिक सोडा ही। तो कितना ज्यादा, कितना मोलरता आएगा? तो फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा ना जो हम लगाए थे, फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा ना जो हम लगाए थे। क्या लगाए थे? M1V1 प्लस का M2V2 बराबर का MV। ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये परिणामी वाला है। परिणामी का क्या निकालना है? M निकालना है। तो सब वैल्यू रख दिए हम। तो M1 कितना निकाले? तो 1 निकाले थे। V1 कितना है? 2.5 है। M2 कितना है? 0.5 है। V2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। M निकालना है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5.5 हो गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5×3 = 15, 2.5 15 कितना होगा? 4। तो M बराबर क्या रखेंगे? 4/5.5। तो 5 पॉइंट ये करेंगे तो 40/55। 40/55 को सॉल्व करके आपका कितना आंसर आया था? 0 पॉइंट कितना आया था? 40/55। 8 से काट लो, किससे काटोगे? 5 से काट दोगे, 5 × 8 = 40 और 5 11। तो पॉइंट लगा के 0, तो 0.7 ये इसका आंसर आया था। बताना अब दूसरी बार आपका ये 0.07 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? जी बेटा, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? अगर किसी का आंसर बदल कर आ रहा है ना, तो समझो एक पनिशमेंट वाली लेवल है, पनिशमेंट उनको चाहिए। ठीक है, कहानी क्लियर है? चलिए जी, आज हम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं और जिसका नाम है नॉर्मलता, और हम इसको इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलता क्या मोलरता से अलग है? अगर अलग है तो कितना अलग है?
क्या इनके संबंध, इनके रिलेशन आते हैं? जी। आइए पूरा कवर करते हैं। देखो, नॉर्मलता एक सांद्रता की इकाई है। आपको इसमें कितना ध्यान रखना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एक पॉइंट आप जरा ध्यान से देखना। अगर आपको कभी भी नॉर्मलता निकालनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मोलरता में बस एक चीज बदलनी पड़ेगी। इफ यू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, सो यू विल हैव टू चेंज द वन थिंग in the formula of molarity. You have to change the one point in the molarity to convert normality. अगर आपको मोलरता से नॉर्मलता बनाना है तो सिर्फ एक छोटा सा चीज आपको बदलना पड़ेगा। अब जो मैं बदलूंगा वही नहीं आता बच्चों को। अगर मैं नॉर्मलता की बात करूंगा तो नॉर्मलता में यहां बोलता है विलय के तुल्यांक मोल, ग्राम तुल्यांक मोल। अब बच्चों को मोल तो पता है, ये तुल्यांक मोल क्या बवाल है? तुल्यांक मोल क्या होता है? अच्छा, बटे वही सब विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में ले लो, अगर 1000 से गुणा नहीं करना चाहते हो तो वी लीटर। अब तुल्यांक मोल को मैं एन ए से तो लिख दूंगा, एन ए से तो लिख दूंगा, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, इसमें है क्या चीज कौन सी? ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा डीपीपी। अब मैं एक चीज बता दूं पहले, एक पहले सभी ध्यान से देखना। देखो, बच्चे बार बार ये सोचते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना, ये तो बात है आपके उसमें, आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो। एक बार बताओ, अभी 6-7 दिन बाद आपको केमिस्ट्री, पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिजिक्स और बायोलॉजी, आप खुद देखना, रोज आपके 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, रोज फिर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, और रोज फिर आपको मिलेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। अभी इसमें 10 और 10 चल रहे होंगे। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन राम सर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद ये 20-20-20 हो जाएंगे, तो टोटल एक दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना, एक दिन में कितने क्वेश्चन? 60 हो जाएंगे। मंडे से लेकर और फ्राइडे तक आपकी जनरल क्लास चल रही है। मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन, मंडे से फ्राइडे 5 दिन। एक महीने में कितने हो जाएंगे? 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दिन। एक दिन में 60 क्वेश्चन, तो 20 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? 6 दूनी 12, 1200 क्वेश्चन। एक महीने में 1200 क्वेश्चन, जरा 10 से गुणा करना, 12,000 क्वेश्चन। और ये सिर्फ मैं डीपीपी की बात कर रहा हूं, वर्कशीट की तो बात ही नहीं करी अभी मैंने। एक चैप्टर खत्म होने पर, जरा ध्यान से देखना, 1200 क्वेश्चन पर मंथ मिलेगा आपको, 1200 क्वेश्चन पर मंथ। और वर्कशीट की बात करूं, वर्कशीट किसको कहेंगे? वर्कशीट का मतलब जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब चैप्टर खत्म होगा, जब एक चैप्टर आपका किसी भी उसमें पार्ट में खत्म होगा, तो उसके 100 क्वेश्चन, उसके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100, 90, 110, 120। अब सोच लो, देख लो चैप्टर कितने हैं। केमिस्ट्री में 20, तो 20 गुणा सीधा 100 करोगे, 2000 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री के हो जाएंगे। समझ रहे हो? 26 दूनी कितना, लगा लो हिसाब। 26 है तो 26 वो हो जाने, यानी 2600। भैया फिजिक्स में उतने, अच्छा, बायो में 2600। तो ये तो वर्कशीट वर्कशीट ही, और उसके बाद मॉक टेस्ट अलग से मिलेगा। तो काहे डर रहे हो? हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें भैया? कितने क्वेश्चन लोगे? 12,000 क्वेश्चन, वो भी उस लेवल के, आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के, सारे क्वेश्चन वही होने हैं। और मॉक टेस्ट आपका पूरा 720, यानी कि आपके पूरे 720 नंबर का होगा। तो परेशान मत होइए, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है, बस लगातार प्रैक्टिस आपको डीपीपी पे काम करना है, आपको वर्कशीट पे काम करना है, और आपको मॉक टेस्ट पे काम करना है। इन्हें मत छोड़ना, रोज मिलता है, रोज करना है, ठीक है। मोलरता समीकरण बता दी बेटा मैंने सुधांशु। नॉर्मलता बराबर विलय के
तुल्यांक मोल बटे विलयन का आयतन। अब इसमें एक बात जरा देखना, मोलरता से बिल्कुल अलग कैसे है ये। नॉर्मलता को हम एन से दिखाते हैं, तो नॉर्मलता जो होगा उसका अगर मैं फॉर्मूला डिजाइन करूं तो ये बनेगा WA। सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा था, यहां पर वॉल्यूम भी होगा ml वाला, ठीक। अगर यहां पर मैं अणु भार लिख देता है फॉर्मूले से जो निकलता है तो ये मोलरता होता, लेकिन मैं जी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, EA। अब EA क्या बवाल है भैया, ये तो सब कुछ पता है। ये छोटा वाला ग्राम ये विलियन है, यहां पर अणु भार आता था, हम निकाल लेते थे। ये EA क्या है, EA को कहते हैं तुल्यांकी भार। अब बताओ तुल्यांकी भार किस किस बच्चे को निकालना नहीं आता। जी, अब तुल्यांकी भार किस किस बच्चे को निकालना नहीं आता, जल्दी से बता दो। वही मैं कह रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही दम लगाना पड़ेगा, और दम खींच के लगाओ। फिर अब बताओ कौन बच्चा कहता सर प्रैक्टिस कहां से करें। ये सारे इतनी मोटे, इतने सारे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। EA को कहते हैं तुल्यांकी भार। अब बस यहां पर आप फोकस करते रहें, अपने क्वेश्चन पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा कितना है तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, सबसे पहले टारगेट यही है। तो पहले हम इसका मात्रक देख लेते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लूं, ठीक है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो इसके मात्रक हैं हमारे पास ग्राम तुल्यांक, यानी कि तुल्यांक मोल, तुल्यांक मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक अगर बात करें तुल्यांक मोल प्रति लीटर, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसका मात्रक नॉर्मल भी लिख सकते हो, नॉर्मल। या ये नहीं लिखना चाहते तो कैपिटल N कर देना। मुझे बस एक छोटा सा बात बता दो, क्या टेम्परेचर बदलने से नॉर्मलता बदल सकती है, क्या टेम्परेचर बदलने से नॉर्मलता बदल सकती है। फिर मैं आपसे पहले ये निकलवाना सिखवाऊंगा, फिर मैं मोलरता नॉर्मलता में संबंध देखूंगा। सोच के देखो, ये तो इसके क्या हो गए, ये तो इसके मात्रक हो गए, लेकिन 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 जी बताओ, मुझे इतना बता दो, ये तो चलो मात्रक की बात थी, क्या तापमान को बदलने से नॉर्मलता बदलेगी। हाँ, डीपीपी और नोट्स एक ही कॉपी पर रखो, जो नोट्स हो रहे हैं उसी के साइड में फिर डीपीपी के क्वेश्चन करो, जितना आप लिखते हो उसके साइड में क्वेश्चन जरूर करें। उसकी जगह छोड़ दें जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको करना है वहीं पर, बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात है लाडला बॉय। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने कि तापमान से इसका परिवर्तन संभव है, कैसे पहचाने कि जो तापमान बदलने से ये बढ़ेगा या घटेगा। तो तापमान के द्वारा नॉर्मलता, नॉर्मलता प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। लेकिन किसी बच्चे ने यह नहीं पूछा कि तापमान बढ़ाने से नॉर्मलता पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रभावित तो हो रही है। आप खुद सोच के देखो, जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो विलयन का जो आयतन है वो बढ़ेगा। सोच के देखो, अगर मैं एक गिलास में पानी लेता हूं, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो जो पानी है वो फैलता है, बाहर फैलता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब आप तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो वॉल्यूम इसमें नीचे की तरफ है, बटे में है, तो जब आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घट जाएगी। सोच के देखो, तापमान बढ़ा रहे हो तो आयतन भी बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ गया तो नॉर्मलता घट जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मलता है वो आयतन का उल्टा होता है, आयतन का क्या उल्टा होता है। यहां तक की बात सही है। चलिए जी सरकार, इतनी तो बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई है। अब मैं ये देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे
और उसके बाद फिर हम काम करेंगे। एन फैक्टर वाला मैं बाद में बताऊंगा, किसी समीकरण में अलग निकलता है और यौगिक में अलग निकलता है। ध्यान से सुनना, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास किसी अभिक्रिया में अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अगर मैं उसका कोई विलयन बना रहा हूं, नॉर्मलता निकाल रहा हूं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है मेरे पास तुल्यांकी भार निकालने का। तो मैं यहां पर नोट करके देखूंगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताऊंगा। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन, यानी कि तुल्यांकी भार को निकालने के लिए यौगिक को आपको लेना पड़ेगा, यानी कि यौगिक के तुल्यांकी भार को विलयन में कैसे निकालते हैं। चलिए, अभिषेक आर्या जी, सभी का कमेंट जो होता है परेशान ही नहीं करना है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विलयन है, इसको निकालना है मुझे, इसको किससे दिखाते हैं, ई ए से दिखाते हैं। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको उस वाले यौगिक का जो फॉर्मूला है उसका अणु भार पता होना चाहिए। अणु भार बटे, अणु भार बटे कितने आयन बने, यानी कि धनावेश की संख्या। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, धनावेश की संख्या, कितना प्लस बन रहा है, धनावेश की संख्या, यानी कि कितने प्लस ये निकाल रहा है, कितने प्लस बनेंगे, धनावेश की संख्या। ओके, चलिए, अभी वाली बात सही है कि अणु भार उस यौगिक का चाहिए और बटे धनावेश, वो कितने प्लस बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक विलयन है और विलयन में मेरे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मुझे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। देखो बहुत आसान सा काम है, बहुत ज्यादा चीजें कूड़ा कबाड़ा पढ़ो ही मत, जो जरूरी है उसी को ही हमें कवर करना है। हमने इसमें इतना कूड़ा कबाड़ा हटा दिया है कि आपका 15 मिनट बच गया और इसी से सारा काम हो जाएगा। जी जी, जो अलग अलग विलयन है उसको बेटा मैं प्रयोगात्मक बोलूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि प्रैक्टिकल वाला जो हमारे पास टॉपिक है उसमें मैं मोलरता का वो वाला समीकरण लूंगा, सुधांशु जो आप बोल रहे हैं अलग अलग। अगर एक जैसे यौगिक होंगे तो मोलरता समीकरण M1V1 बराबर M2V2, लेकिन अगर अलग अलग यौगिक होते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल वाला जो टॉपिक है उसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुल्यांकी भार हमें इसका निकालना है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं कहूंगा जी, इसका जो सूत्र है उसका क्या लिख देंगे, अणु भार लिख देंगे। तो इसका अणु भार कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा और क्लोरीन का 35.5 होगा, ये मैंने लिख दिया। 35 दशमलव क्या होगा, 5 होगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं HCl से पूछ रहा हूं तुम कितना प्लस दे सकते हो, तो HCl कह रहा मुझे तोड़ कर देख लो। तो अगर मैं HCl को तोड़ कर देखूंगा तो आप खुद देखना, एक H प्लस अलग होता है और एक Cl माइनस अलग होता है। कितना प्लस बन रहा है, एक। कितना प्लस बन रहा है, एक H प्लस, एक ही H प्लस है, एक ही प्लस बना है, तो बटे एक। तो उसका तुल्यांकी भार कितना निकल कर आया, 35.5, यानी कि इसका अणु भार और तुल्यांकी भार बराबर है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब मना किया। नीट में प्रैक्टिकल नहीं होते बेटा, नीट में प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, उसमें बताना पड़ता है सरकार, इतना तो हमें भी पता है। दानिश कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड वीडियो है क्या, बेटा लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड होती है। तो कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ये आपके पास एक क्या है, विलयन है और ये क्या है, H2SO4। ठीक, इसके लिए मुझे तुल्यांकी भार निकालना है। इसके लिए मुझे क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताना। 36.5 ही तो लिखे हैं। अच्छा हाँ, 36.5। ठीक है, एक इसका होता है 35.5 होता है, तो 36.5 ही हो गया। अब मुझे बताओ तुल्यांकी भार इसका कैसे निकालूंगा। पहले मैं H2SO4 का अणु भार बटे ये कितने बार प्लस दे सकता है, तो मैं यहां लिखूंगा इसका H2SO4 का अणु भार कितना होता है, 98 बटे
98 बटे, अब यहां पर देख लो, इसको H2SO4 को मैं तोड़ूंगा और मुझे ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। H प्लस कितनी बार है, 2 बार। H प्लस 2 बार ही तो लिखेंगे, प्लस का सल्फेट। तो आप यहां पर जरा एक बात चेक करना, कितने H प्लस हैं, 2 बार। ये ऐसे ऐसे होता है, 2 प्लस है। कितने प्लस है, 2 प्लस है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। और जब बटे 2 हो जाएगा तो इसको कितना करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। इतना सा काम करना है, कौन सी आफती आ गई इसमें, देख लो। जनरल कैटेगरी है, कितना आ गया, 49 आ गया, 49 आ गया। जी, बताइए क्या डाउट है, बताते रहो ना। चलिए, अब यहां पर हम पहुंचे। फिर मैंने आपसे एक और पूछा, मैंने आपसे पूछा कि भैया जी, मेरे पास बीकर है और मेरे पास यहां पर Na2CO3 का विलयन है, Na2CO3 का विलयन है। मुझे इसका तुल्यांकी भार मुझे निकाल कर दे दो। अगर आपने निकाल दिया तो मैं समझ जाऊंगा। लो जी बाबूजी, बताओ जी सरकार, कितना आएगा। हाँ, 49 आया। बताइए सरकार जल्दी से। नहीं, सांद्रता तो, नॉर्मलता तो सांद्रता ही होती बेटा, नॉर्मलता तो सांद्रता ही है। नॉर्मलता तो सांद्रता ही है, हम सांद्रता निकालने के लिए तो तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। अभिक्रिया का अलग होता है, विलयन का अलग होता है, मैं विलयन का बता रहा हूं। और एक प्रैक्टिकल में उसको मैं कराऊंगा, जो आप कह रहे थे मोलरता बराबर दो अलग अलग यौगिकों के लिए बताएं। ठीक, ओके। चलिए, तो मैं ये देख पा रहा हूं इसका अणु भार कितना है, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 और 16 3 48। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 106 आएगा। अब मैं Na2CO3 को अलग करके देख रहा हूं, तो सोडियम अलग होगा और कार्बोनेट अलग होगा। ये सोडियम अलग हो जाता है, CO3 अलग हो जाएगा। तो सोडियम कितनी बार है, 2 बार। तो सोडियम 2Na+, 2Na+। ये रहा, सोडियम पर एक प्लस होता है बेटा, ये कितना, 2 के साथ, ये 2 के साथ Na है, तो ये हो गया। और ये CO3 2-। और इतना तो छोटे बच्चों को सबको पता है, जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं या 11वीं क्लास कर चुके हैं, कि सोडियम पर एक प्लस होता है, पोटेशियम पर एक प्लस होता है, H पर एक प्लस होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका एक अलग से वीडियो सेगमेंट बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर कितने प्लस इसको मिल गए, 2 प्लस इसको मिल गए। तो यहाँ कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना निकल कर आएगा, 53 निकल कर आ जाएगा, 53 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। अब मैं इसके क्वेश्चन तो करके देखूं पहले। जी सरकार, ओके, पहले इसके मैं क्वेश्चन करके देखूंगा। पहले मैं एक क्वेश्चन ले लूं, लो जी, मैं यहां पर ले रहा हूं, फिर मैं वो देखूंगा, पॉइंट मैच करूंगा। 98 ग्राम H2SO4 विलियन, विलियन H2SO4 को 250 ml विलियन में पाया गया, पाया गया। इसकी मोलरता, इसकी मोलरता व नॉर्मलता दोनों बतानी है। इसकी नॉर्म मोलरता व नॉर्मलता दोनों ज्ञात करें, ज्ञात करें। You have to find out the molarity as well as the normality for the 98 gram H2SO4 in the 250 ml of the solution। आपको ये वाला बताना है। आयन की जगह पर सांद्रता भी ले सकते हैं, नहीं बेटा, सांद्रता और आयन बदल जाते हैं, इसी वजह से हम सिर्फ आयन लेते हैं अंशिका बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक की बात सही है, यश बिल्कुल सही समझ रहे हैं बेटा। जी, ओके।
आकाश कुमार बेटा वर्कशीट मिलाकर तो मैंने बताई नहीं अभी। मॉक टेस्ट और वर्कशीट, मॉक टेस्ट के एक बार देखो, मॉक टेस्ट के कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 45 45 90 180, हर संडे 180 क्वेश्चन, 4 संडे में। मॉक टेस्ट का तो अभी मैंने मिलाया भी नहीं, वर्कशीट का तो मैंने अभी पूरे डीपीपी के साथ मिलाया नहीं। हर एक सब्जेक्ट का उतना ही पड़ जाएगा, कम से कम 20,000 प्लस क्वेश्चन, 20,000 प्लस 22-23 हजार क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, उसका ही टेंशन ले रहे हो? ठीक है। और सब जगह की फीस मैच कर लेना, सब जगह की फीस मैच कर लेना, उससे कम ही फीस पर हम टीचर्स को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस बार जो बच्चे एमबीबीएस में, जो बच्चे बीएमएस में, जो बच्चे बीडीएस या नर्सिंग में हैं, सबके इंटरव्यू करवाएंगे, पॉडकास्ट में सब कुछ होगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। लो जी, बात करते हैं, इसकी मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो, मोलरता का तो सीधा सीधा फंडा है, मोलरता बराबर ये वाला फॉर्मूला होगा, अणु भार होता है में और वॉल्यूम। और नॉर्मलता मैं दोनों क्यों निकलवा रहा हूं? क्योंकि दोनों से ही आपको क्लियरिटी पता चलेगी। WA इंटू 1000, यहां पर तुल्यांकी भार, और यहां पर V। जब मैं इसकी वैल्यू रखते वक्त यहां पर देखूंगा तो WA कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, गुणा 1000 हो जाएगा। MA कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है यहां पर? इसका भार रख दिया हम H2SO4 का 98, तो यहां पर वॉल्यूम कितना है? 250 है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मोलर आएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4 मोलर आएगा। अगर मैं इसको देखूंगा नॉर्मलता का, तो WA कितना? 98 ग्राम है, गुणा 1000 है। ठीक, आयतन कितना है? 250 है। मुझे बताओ H2SO4 के लिए तुल्यांकी भार कितना आएगा? H2SO4 के लिए तुल्यांकी भार अभी तो निकाले थे। H2SO4 के लिए तुल्यांकी भार 98, तो इसका अणु भार होता है 2H प्लस, निकालेगा तो बटे 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 49। तो यहाँ पर कितना आएगा? 49 होगा। अगर ये 49 होगा तो उसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। ये 4 बार जाएगा, ये कितनी बार? 2 बार जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 8। 8 नॉर्मल। कितना आंसर आ रहा है? 8 नॉर्मल। तो एक बात आप इसका संबंध देख पा रहे हो? एक बात जरा देखना, इसका संबंध देखना, इसका संबंध बताता हूं। यानी कि आप साफ साफ कह रहे हो, अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है, अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है तो नॉर्मलता बराबर होता है n गुणा मोलरता, n गुणा मोलरता। अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता इसकी कितनी आ रही? 8, इसकी कितनी आई? मोलरता 4। तो नॉर्मलता निकालनी है तो n गुणा मोलरता, यानी कि जो मोलरता का मान है वो यहां रख देंगे। देख लो, निकाल के देखता हूं मैं। नॉर्मलता मुझे निकालनी है तो मोलरता का मान यहां रख दिया। n क्या है? n वही है जो आप यहां रखते हो बटे में, यानी कि जितने ये प्लस दे सकता है, तो ये कितने प्लस दे सकता है? यही तो, H2SO4 कितने प्लस दे सकता है? तो 2 प्लस दे सकता है, तो सीधा 2 से गुणा कर दो, नॉर्मलता सीधा सीधा निकल कर आ जाएगी 8, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ये तो बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। यानी नॉर्मलता बराबर n गुणा मोलरता। n का मतलब होता है कि जितना फैक्टर ये डिवाइड होगा। तो अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है और आपके पास मोलरता है, तो उसके साथ n की गुणा कर दोगे। n क्या है? ये n ये वाला है, ये वाला नीचे जो आप भाग लगाते हो, यानी कि ये कितने H प्लस दे सकता है, ये कितने प्लस दे सकता है, उसके साथ गुणा कर दो, सीधा नॉर्मलता निकल कर आ जाएगी। इस क्वेश्चन को कराने का यही एक अच्छा तरीका मुझे लगा कि मैं इसमें संबंध बता सकूं। तो जितने प्लस दे सकता है उतने सीधा मोलरता से गुणा कर दो। तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब नॉर्मलता बराबर छोटा n गुणा मोलरता। ये आप फंडामेंटल याद रखना। बात समझे सरकार? अच्छा, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन ले लूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है।
अगर मैं इसका एक क्वेश्चन ले लूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यहां पर लिखा हुआ क्या है, यहां पर है 3.65 ग्राम HCl का 100 ml विलयन दिया गया। ठीक, इस विलयन के लिए मोलरता व नॉर्मलता में क्या संबंध है? बात है यहां, पहली बात तो मुझे नॉर्मलता मोलरता के संबंध में मुझे किसी तरीके का कोई डेटा नहीं चाहिए, बस मुझे फॉर्मूला बता दो कौन सा दे रखा है। आपको भी बोल रहा हूं, बताना इसमें सूत्र कौन सा दे रखा है, HCl। HCl और मत देखो दूसरी जगह। और ये कह रहा है इसका मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मलता बराबर छोटा n गुणा मोलरता। अब बताओ ये जो n है इसका मतलब है कितने प्लस देगा, ये कितने प्लस देगा, तो H एक ही तो प्लस देगा, H प्लस एक ही देगा। तो नॉर्मलता बराबर एक गुणा मोलरता, यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता, यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता, m बराबर n, यानी इसकी मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही बराबर है। अब समझ में आए कि हम बैच से क्यों पढ़ते हैं, हम किताब से क्यों नहीं ज्यादा पढ़ते, क्योंकि किताब में ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अलग अलग किताब लेनी पड़ती है, मिलता ही नहीं है। बात समझ में आ गई है? आपने फॉर्मूला लिया, ये सिर्फ एक ही H प्लस दे रहा है, एक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक ही प्लस है, तो एक यहां रख दिया और आंसर आ गया n बराबर m। डीपीपी के डाउट की क्लास अलग से ही होगी बेटा, उसके लिए परेशान मत होना जी। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बता दिया, मैं मान जाऊंगा कि हाँ कुछ दिमाग में आपके चढ़ा, कुछ दिमाग में एंटर किया, और फिर डीपीपी आप उसी हिसाब से क्लियर करोगे। सॉरी बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग गया तो 4 नंबर पीछे छूट गए। और प्यारे बच्चों एक बात मैं बोल रहा हूं, नीट क्रैक करने के लिए सबसे मजबूत आपका बायो होना चाहिए। 360 में से 320 नंबर कहीं नहीं भेजने आपको, कैसे भी 360 में से आपको कोशिश करनी है कि 360 के टच तक पहुंच जाएं। अब आप खुद सोच के देखो, इस बार वाले में 720 में से बच्चों ने बायो में 360, 180 केमिस्ट्री में और 180 फिजिक्स में, चलो फिजिक्स को तो बहुत हार्ड दिया था, ये एवरेज और इजी था। 320 नंबर बड़े आराम से बच्चे ले आते, बच्चों ने बायो ही इतना ज्यादा छोड़ दिया, अरे आती है हम पर क्या ही करना। अगर 100 भी इसमें से ले लिए और 100 इसमें से ले लिए, इसमें से तो ज्यादा ही लोगे केमिस्ट्री में से, तो अगर आपने इसमें से 140 तक भी खींच दिया और 100 इसमें से खींच दिया, तो देख लो 320, 140 और 100 कितने हो गए भैया, 420 और 420 और 40, 460, 560, बड़े आराम से गवर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देख लो, मेरे पास क्या H2SO4, और ये कह रहा है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, तो ये तो सीधा सीधा है, H2SO4 2 प्लस देगा तो 2m हो जाएगा, आंसर हो गया n बराबर 2m, n बराबर 2m, बी ऑप्शन, n बराबर 2m, बी ऑप्शन। लो जी, आई कहानी समझ में, आ गई कहानी समझ में। अच्छा, इसके लिए बता देना जरा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास एक विलियन है और इसमें कितना ले रखा है मैंने, 15 ग्राम H3PO4, और ये जो पूरा विलियन है ये है 2 लीटर। ठीक है, मुझे बताओ इसकी नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होगा, जल्दी से मुझको बता दो फटाफट। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जल्दी से बताओ, 1 2 3 4, जल्दी से आंसर बता दो फटाफट। चिक चिक चिक। H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, ये वाला। ओके,
जी सरकार। आप ही निकाल के दोगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहीं मेरी तरफ देख रहे हो। 333। अच्छा, 3 3 वैसे लिखा होगा। मैं सोच रहा 333 एकदम से क्या कर दिया भैया। हैं? 333 कैसे आ जाएगा? ये देख लो, H3। लो जी, 3, काम खत्म, कहीं इतना दिमाग लगाना है। हो गया। हो गया कहानी। ठीक है। और इसके जो डीपीपी आज मिलेगी आपको, डीपीपी आज मिलेगी आपको 4 केमिस्ट्री की। अभी अपलोड होने वाली है, जैसी क्लास खत्म होगी तुरंत अपलोड हो जाएगी। इसको करना, मैं चाहता हूं कि आप 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सही करो। उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, उसमें बिगिनर्स क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि बेसिक भी है, उसमें एडवांस भी है, और उसमें आपको वो वाले क्वेश्चंस भी है जो आपको बिल्कुल बेहतरीन आगे बनाएंगे। ठीक है। ठीक है सरकार। चलिए जी, आज के लिए हम इतना ही रखें। ठीक। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बेटा जी हेनरी का नियम। कल हम हेनरी नियम को कवर करते रहेंगे। हेनरी नियम से जो भी क्वेश्चन होंगे, हेनरी नियम को पूरा कवर करने के बाद फिर राउट्स पर आएंगे। आदर्श अनादर्श विलेन को पूरा कवर करते हुए सब हम टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। बड़े आराम से इसको 15 से 16 पार्ट में खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है। चलिए जी, कल में क्या था तो वही मैं बता रहा हूँ, हेनरी नियम कवर करेंगे। ठीक है। सर इस बार आरडब्ल्यू से नीट नहीं क्रैक किया, नहीं हुआ है क्रैक। ठीक है। देखो ऐसा होता है, नीट जो क्रैक करते हैं बच्चे वो ऐसा नहीं है कि यूपी के ही होते हैं, कोई राजस्थान से कोई वहां से है। तो एक तो पहली बात तो हम ऑफिस में ही इंटरव्यू लेते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर वे में बच्चों को और बच्चों को बता सकें। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो भी बच्चे क्रैक करते हैं, 2 बच्चों के एमबीबीएस, एक बच्चे का भैया आ, आपका 411 के आसपास, एक बच्चे का 340 के आसपास नंबर। तो सबको अपना अपना मिलेगा। बाकी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, और उन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग के लिए ही लिया था। जो प्रीवियस बैच था उसमें से बहुत सारे बच्चे, 60% बच्चे ने बीएससी नर्सिंग कहकर ही नीट का बैच लिया था। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, मिलेंगे आपसे। हाँ जी बेटा, मैंने देख लिया बेटा, आपके सीयूटी में 22 क्वेश्चन सही हैं, मैं देख लिया उसको। ठीक है, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।